मधुबनी शहर की जो स्थिति है, ख़ासकर स्पेशली जो शहरी इलाका है उसमें नाले का प्रबंधन, कूड़े का जो है स्थिति, सड़क की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। जो 38 ज़िला है बिहार में उसमें सबसे नंबर 1 ज़िला मिथिलांचल की धरती है मधुबनी में, उसको बना के ही रहूँगा। चीनी मिल की बहुत बड़ी मांग है, वहाँ चीनी मिल थी लेकिन उसको बंद कर दिया गया है, तो एक नई चीनी मिल की स्थापना भी करनी है। पलायन को रोकना है, रोजगार सृजन पे काम करना है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को स्थापित करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने जिस तरह जनमत मुझे दिया है, मुझ पे भरोसा जताया है, 5 साल में हर व्यक्ति के दिल में माधव आनंद होगा और माधव आनंद के दिल में मधुबनी वासी होंगे। लेकिन मधुबनी का जिस रूप में विकास होना चाहिए था तभी विकास हो पाएगा जब मुझे उचित स्थान मिलेगा। तो समाज के सभी वर्गों को विकास चाहिए और प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो और जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो जो विकसित भारत की परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है तो निश्चित रूप से विकसित बिहार भी होगा और विकसित मधुबनी भी होगा। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सारे विधायक अपने क्षेत्रों से धीरे धीरे पटना आ रहे हैं और पटना में एक जो नई सरकार बननी है उसकी रूपरेखा तय करने के लिए अपना योगदान, अपनी राय देने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। सब लोगों को पटना बुलाया गया है, सारे विधायक आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं मधुबनी में एक बड़ी लड़ाई जीत कर आने वाले माधव आनंद जी। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र जी के बाद जो सबसे बड़ा कद है वो माधव आनंद का, और उनको इस चुनाव में उन्होंने साबित भी किया। तो कितनी कठिन लड़ाई थी माधव जी से ही पूछेंगे। माधव जी, पहले तो आपको बहुत बधाई स्टार टीवी बिहार की तरफ से विधायक बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, एनडीए के तमाम घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व चिराग पासवान जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, जीतन राम मांझी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया। और जब मुझ पर विश्वास जताया उसी वक्त मैंने सभी लोगों को कहा कि आपके विश्वास पे मैं खरा उतरूँगा। इतना आसान चुनाव नहीं था, चूँकि मधुबनी विधानसभा से लगातार 2 बार जो है विधायक समीर महासेठ रहे, एमएलसी भी रहे, उद्योग मंत्री भी रहे, उनके पिताजी का भी लंबा कार्यकाल रहा, कई बार विधायक बने, मंत्री बने बिहार सरकार में। और उस गढ़ में जाकर चुनाव लड़ना और इतने भारी मतों से जीत कर आना यह यानी संभव नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अपने वाक्पटुता के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रही कि हर घर, हर व्यक्ति के पास पहुंचूं। वहाँ ना मैं 4 चक्के यूज़ कर रहा था, पैदल चलने की कोशिश कर रहा था, बाइक से जा रहा था, और तमाम कठिनाइयों के बावजूद मैं सबका दिल जीतने में कामयाब जैसे हुआ, और वो रिजल्ट के रूप में आप सब लोगों ने देखा। नहीं, हम लोग भी आपके चुनाव प्रचार को देख रहे थे। देखिए, पटना में भी और मधुबनी में भी चर्चा थी कि लड़ाई आसान नहीं है, जिसका जिक्र आपने किया। लेकिन तमाम चीज़ों को, जितनी कठिनाई थी, आपने सरलता से वहाँ के लैंग्वेज को कनेक्ट करके, अपने कुछ वादों करके आपने ये जंग जीत ली। तो कौन सा बड़ा वादा जो आपको अब बड़ी चुनौती है मधुबनी के लिए करने के लिए, वो हमारे दर्शकों को बताइए कि मधुबनी के लिए आप विधायक, वहाँ की जनता ने आपको चुन लिया है, कौन सा बड़ा काम सबसे पहले आप एजेंडे में रखेंगे? देखिए, मधुबनी विधानवासियों के दिल में एक आशा की किरण जगी जब मैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए गया, और मैं जिस तरह अपने बातों को रखा। एक तो मेरा गृह जिला है, मैं उसी ज़िला से पला बढ़ा भी हूँ, मेरे माता पिता अभी भी वहीं रहते हैं, तो एक जो कनेक्शन था अपने ज़िला के प्रति वो भी एक काम आ रहा। और दूसरी बात कि जितनी समस्याएं थी उस समस्याओं का सिर्फ मैंने जिक्र नहीं किया, उनके निदान का भी जो है मैंने उपाय बताने का काम किया। मधुबनी शहर की जो स्थिति है, ख़ासकर स्पेशली जो शहरी इलाका है उसमें नाले का प्रबंधन, कूड़े का जो है स्थिति, सड़क की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। और मुझे लगता है ये सब काम बहुत आसान है, आसानी से किया जा सकता है। अगर आपकी मानसिकता, किसी भी जनप्रतिनिधि की नीति, नियति और ईमानदारी हो तो आसानी से किया जा सकता है। तो मुझे उन सारे कार्यों को करना है जो मैंने कल्पना की है कि जो 38 ज़िला है बिहार में उसमें सबसे नंबर 1 ज़िला मिथिलांचल की धरती है मधुबनी में, उसको बना के ही रहूँगा। इसके लिए चाहे मुझे जो प्रयत्न करना पड़े, भारत सरकार से बात करना पड़े, बिहार सरकार से बात करना पड़े, प्राइवेट निवेश भी लाने की अगर आवश्यकता महसूस अगर होती है तो मैं वहाँ भी बात करके, क्योंकि मैं सक्षम हूँ, मैं वहाँ जो है उद्योग भी लगाने का काम करूँगा।
कहूँगा। चीनी मिल की बहुत बड़ी मांग है, वहाँ चीनी मिल थी लेकिन उसको बंद कर दिया गया। उद्योग मंत्री रहते हुए उसके ईंट को भी बेच देने का काम किया गया। जनता के मन में यही है कि एक चीनी मिल की स्थापना जो है हो, या तो पुरानी चीनी मिल फिर से अगर हो सकता है तो उसी को चालू किया जाए, जो कि संभव नहीं लगता है, तो एक नई चीनी मिल की स्थापना भी करनी है। पलायन को रोकना है, रोजगार सृजन पे काम करना है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को स्थापित करना है। मखाना बोर्ड का ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, किस तरह मखाना बोर्ड का उसका सही लाभ जो है वहाँ के निवासियों को मिले, उन सारी चीज़ों पे। और एक मेरे मन में जो हमेशा आता है मिथिला पेंटिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत कैसे मैं मिथिला पेंटिंग को वहाँ व्यवस्थित करूँ, और जो मिथिला हाट बना है झंझारपुर में, उसी तर्ज पे जो है मधुबनी में भी इस तरह का बने। इन सारी चीज़ों पे मुझे वर्कआउट करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने जिस तरह जनमत मुझे दिया है, मुझ पर भरोसा जताया है, 5 साल में हर व्यक्ति के दिल में माधव आनंद होगा और माधव आनंद के दिल में मधुबनी वासी होंगे। देखिए माधव जी, आपने ठीक कहा कि कुछ निजी प्रयास भी करना पड़ेगा, सब सरकार के भरोसे नहीं होगा। आपके दिल्ली में भी अच्छे संपर्क हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से संपर्क है। जो कह रहे हैं आप चीनी मिल की बात, सफाई की बात, नाले की बात, और मधुबनी को एक जो होता है ना कि एक बिहार में एक आइडियल ज़िला बनाने की बात, ये सब वादा कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद बहुत लोग आते हैं, वादा करते हैं, बहुत सारे विधायक। तो क्या कोई टाइम फ्रेम भी देना चाहेंगे आप कि भाई इन सब कामों में तेज़ी आएगी या पूरा होगा? कोई टाइम फ्रेम, टाइमलाइन कुछ? देखिए, सरकार बनते ही मेरा कार्य स्टार्ट हो जाएगा, और जिस एज ग्रुप में मैं हूँ, मैं जितनी बातों का जिक्र किया बड़ी गंभीरता के साथ किया, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मैंने किया। नॉर्मली यही देखा जाता है कि लोग चुनाव जीतने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं और फिर चुनाव जीत जाते हैं और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। मैंने जिन बातों का जिक्र किया है, गहराइयों से जिक्र किया है, दिल की गंभीरता से जिक्र किया है, और ये तमाम कार्य संभव हैं। कुछ भी असंभव नहीं है अगर नीति, नियति और ईमानदारी हो, और मैं सारा करके दिखाऊंगा। देखिए, पटना में भी अब चर्चा है कि माधव आनंद जी की जो फाइनेंस की रही है, बैकग्राउंड रहा है, और जो साफ छवि रही है, उसको लेकर एक चर्चा है कि जो नई सरकार बनेगी उसमें भी एक बड़ी जिम्मेदारी माधव आनंद को दी जा सकती है। इस तरह की चर्चा सत्ता के कॉरिडोर में है, गलियारे में है। आप क्या सोचते हैं, कोई जिम्मेदारी मिलेगी? कितना होगा, निर्वाह कर पाएंगे, या क्या होने वाला है? आपके पास क्या खबर है? देखिए, हर व्यक्ति के मन में होता है कि उनको एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, मंत्रिमंडल में जगह मिले, और इस बार भी मधुबनी की जनता के मन में एक ही चीज़ थी कि हम सिर्फ विधायक नहीं, हम एक मंत्री चुन रहे हैं। विधायक की एक क्षमता होती है और एक दायरे में रख कर ही विधायक भी काम कर सकता है, लेकिन जब आप मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यापक जो है असर होता है। तो लोगों के मन में है, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित होगा, नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जो है यह तय करते हैं। लेकिन मधुबनी का जिस रूप में विकास होना चाहिए था, तभी विकास हो पाएगा जब मुझे उचित स्थान मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है और शीर्ष नेतृत्व पे, सभी लोगों पे, एनडीए के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, और अपने पार्टी के ऊपर भी भरोसा है कि मधुबनी की स्थिति को देखते हुए कि मधुबनी का कैसे विकास हो और जिन बातों का मैंने जिक्र किया है उसका क्रियान्वयन कैसे हो, उसके लिए मुझे उचित जगह मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है और आने वाले टाइम में वो देखने को आपको मिलेगा। माधव जी, आप तो मधुबनी के चुनाव में फंसे रहे, लेकिन आपकी का जो स्वभाव है, आप देश दुनिया से भी जुड़े हुए होंगे, जरूर समय जरूर निकाले होंगे। तो ये जो मैंडेट मिला है बिहार में, सुनामी वाला मैंडेट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार के लोगों ने आप लोग के कंधे पर डाल दी है? देखिए, बिहार में इस तरह का माहौल पहले से देखने को मिल रहा था। चुनाव की घोषणा होने से पहले भी हम लोगों ने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया, और उसी दौरान जो है जिस तरह के रुझान जनता की तरफ से आ रहा था, यह तो लग ही रहा था कि एनडीए के प्रति जनता में एक बहुत ही उत्साह है, प्रेम है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितने काम हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जितने काम हुए हैं, सब लोगों में जो है यही था कि नहीं, कि एनडीए की ही सरकार बननी है। लालटेन और जंगल राज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। खासकर महिला वर्ग में जो मैंने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति जो भावना देखा, वो अपने आप में अविस्मरणीय और अकल्पनीय था।
तो सब लोगों ने मिलकर साथ दिया और बहुत सारे ऐसे समाज के भी लोग हैं, जैसे मैंने कहा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो, यदुवंशी हो, मुझे उन जगह पे भी वोट मिला जो अल्पसंख्यक समुदाय का बूथ था, और वहाँ से भी अच्छा खासा हमको वोट मिला। यदुवंशी समाज के लोग भी मुझे वोट देने का काम किए। तो समाज के सभी वर्गों को विकास चाहिए, और प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो मुझे लगता है कि अब उसी दिशा में जो समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं, जो लालटेन के समर्थक हैं, वह भी मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, और ये एक अच्छी पहल है, हम सब कह रहे हैं। और जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो जो विकसित भारत की परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो निश्चित रूप से विकसित बिहार भी होगा और विकसित मधुबनी भी होगा। तो आपने सुना माधव आनंद जी को, सबको मिल के काम करना है, सबकी जिम्मेदारी है बिहार को एक विकसित राज्य बनाना। और मधुबनी को लेकर जो उन्होंने कहा कि मधुबनी का विकास जो रुक गया था, ठप पड़ गया था, उस विकास के काम के लिए वो 24/7 उपलब्ध हैं, और जहाँ से भी होगा, जिस तरीके से होगा, इसके लिए वो अपना खून और पसीना लगाएंगे और मधुबनी को एक आइडियल ज़िला बनाएंगे। विकास के मामले में, कल्चर के मामले में जो भी होगा उसको हम करेंगे, क्योंकि मधुबनी की जनता यही चाहती है। और इसी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए अपना जनप्रतिनिधि मधुबनी की महान जनता ने उनको बनाया। ये माधव आनंद का वादा है मधुबनी के लोगों से। देखिए विधायक जी इस वादे पर कितने खरे उतरते हैं। हालांकि पटना में चर्चा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी माधव आनंद को दी जा रही है, उसका भी हम लोग को इंतज़ार है। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।